कैसे आप सब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ना जुडिशरी की। आज से फिर से मैं आ गई हूँ आपको जुडिशरी के लिए पढ़ाने। आरजे स्टडीज इज माई चैनल। लास्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जिसमें 5 to 11 आर्टिकल्स आते हैं सिटीजनशिप के। 5 to 8 आर्टिकल्स मैं ऑलरेडी आपको कवर कर चुकी हूँ और उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लेना पहले। उसके बाद आज जो है हमारी वीडियो का सेकेंड पार्ट है 2, ठीक है। उसमें 9 to 11 आर्टिकल्स करेंगे हम। और जो सिटीजनशिप एक्ट है जिससे ये गवर्न होता है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको लिमिटेड आर्टिकल्स प्रोवाइडेड है, लेकिन एग्जैक्टली जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है वो किससे गवर्न होगा, इस एक्ट से गवर्न होता है, दैट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसके अंदर हम जो एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप को और टर्मिनेट हो सकते हैं, यानी एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन जो होता है सिटीजनशिप का, वो ये एक्ट आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें सेक्शन 3 to 10 कवर होते हैं। इसकी अभी हम बात करेंगे। तो आज ये 2 टॉपिक्स हम लेके चलेंगे, ठीक है। और ये आज मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, ये वाला जो टॉपिक है, एंड दैट्स इट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 9 से। आप अपना बैरक खोल लीजिए, बिकॉज बिना बैरक के हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना बैरक खोलिए। उसमें आपका आर्टिकल 9 मेंशन्ड है दैट पर्सन्स वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। जिन भी पर्सन्स ने वॉलंटरीली, द वर्ड वॉलंटरीली आपने कहाँ पढ़ा है और आपको याद है क्या? अगर देखिए, बेसिकली लॉ के अंदर ये है कि आप अपने और जो सब्जेक्ट्स है आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, उन सब से कोरिलेट करके चलिएगा, तो आप लिंक कर पाएंगे अपने सारे सब्जेक्ट्स को, सिविल को भी, क्रिमिनल को भी, ठीक है। और वॉलंटरीली जो वर्ड है हमारा, हमने सेक्शन 39 के अंदर आईपीसी में भी पढ़ा है ये, ठीक है। तो वॉलंटरीली का मीनिंग वहां से देखना। नेक्स्ट इज, इसके अंदर बता रखा है जो भी पर्सन है वो वॉलंटरीली एक्वायर कर लेते हैं सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, ठीक है। फॉरेन स्टेट इज द मेन पॉइंट और मेन वर्ड, इसको अंडरलाइन कीजिए, जिससे आपको इस आर्टिकल को मेमोराइज करना है कि आर्टिकल 9 एग्जैक्टली बताता क्या है। फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, राइट। और सिंपली इसके अंदर एक लैंग्वेज भी दे रखी है कि नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6, 8, ठीक है, इफ ही हैज voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। लाइक आर्टिकल 5 जो है आपको बिफोर द कमेंसमेंट की बात करता है, तो जो बिफोर कमेंसमेंट से पहले वो तो सिटीजन होंगे नहीं, बिकॉज हमने जितने भी अभी तक आर्टिकल्स पढ़े उसमें हमने डेट ऑफ कमेंसमेंट से ही स्टार्ट किया है, दैट इज 26 जनवरी 1950। तो नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5। अगर कमेंसमेंट से पहले कोई भी सिटीजन है तो उनको सिटीजनशिप ग्रांट नहीं की जाएगी, ठीक है। और 6 और 8 के हिसाब से तो सिटीजनशिप आप प्रोवाइड कर ही रहे हो, जिसमें 6 में तो टीआईपी जो टीआईएफपी पढ़ा है हमने, टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, एंड सेक्शन 8 आर्टिकल 8 पढ़ा है ओवरसीज सिटीजनशिप के बारे में, तो उनके हम बताया ही है कि उसमें सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रखी है। If he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state, अगर आपने voluntarily acquire कर रखी है फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। ये हुआ आर्टिकल 9 का एक्सप्लेनेशन। नाउ आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 बोल रहा है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। इसको आप शॉर्ट में लिखिए CRC, इससे आपको ये चीज याद रहेगी, ठीक है। CRC, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। अब इसकी लाइन देख लेते हैं। एवरी पर्सन, क्या वर्ड मेंशन्ड है? एवरी पर्सन, हर उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो कि इंडिया का सिटीजन हो चुका है, ठीक है, हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजंस। जो भी सिटीजन बन गया है अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग, फॉरगोइंग का मतलब होता है पूर्वगामी, यानी जो हमने आर्टिकल 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, 8 पढ़ा, उसमें जिन लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी गई है उसके हिसाब से वो उन सबकी सिटीजनशिप इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग
कंटिन्यू होगी एंड एज पर द सब्जेक्ट टू द लॉ विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट, राइट। इसके अंदर ये दे रखा है अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल, जहां पे वर्ड आपका शैल आ गया वो आपका मैंडेटरी प्रोविजन आ जाता है। आपको अगर आपको पीछे से रिकॉल कराऊं, पीछे से नहीं तो एविडेंस एक्ट से रिकॉल कराती हूँ। एविडेंस एक्ट के अंदर आपके सेक्शन 4 के अंदर आपके 3 वर्ड्स मेंशन्ड है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ, राइट। तो जो शैल वर्ड है वो आपका एक मैंडेटरी प्रोविजन क्रिएट करता है, मैंडेटरी हो जाता है। तो शैल subject to the provisions of any law that may be made by the parliament continue to be such citizen। तो जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन सिटीजनशिप को कंटिन्यू करेगा। ये हुआ आर्टिकल 10 का एक्सप्लेनेशन। नाउ इज आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 बेसिकली टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट। आपको इसके अंदर वर्ड याद रखना है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द लॉ ऑफ द सिटीजनशिप। इसकी लाइन मेंशन है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, ठीक है। नथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, जो भी पहले प्रोविजंस मेंशन्ड है 5 to 8, ठीक है, वो शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट, लाइक वो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट को टू मेक एनी प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन। तो ये जो 2 वर्ड्स आ गए हैं, एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, यानी हम एक्वायर भी कर सकते हैं और टर्मिनेट भी कर सकते हैं। इन 2 ही वर्ड्स के बेसिस पे आपने सिटीजनशिप एक्ट के अंदर एक्विजिशन के बेसिस पे बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, इनके बेसिस पे आप एक्वायर कर सकते हो सिटीजनशिप को। और टर्मिनेशन जो है उसमें आप बाय लॉस, बाय डेप्रीवेशन, ठीक है, इनके बेस पे आपकी जो सिटीजनशिप है वो छोड़ी भी जा सकती है। तो ये हम अभी फर्दर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। बेसिकली इसके अंदर यही बात कही गई है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये वाले आर्टिकल्स हो गए हमारे कंप्लीट। चलिए अब आगे हम अपना जो टॉपिक है फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। इस चार्ट को आप बना लीजिए ताकि आपको इजीली आपको रिकॉग्नाइज हो जाए कि हम एक्विजिशन के बेसिस पे कितने पॉइंट्स कंसीडर करते हैं और टर्मिनेशन के बेसिस पे 3 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। उससे पहले ये आप जान लीजिए कि सिटीजनशिप एक्ट में 1986 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, फिर 1992 के अंदर हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ और 2019 में हुआ। एक हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आए थे 2016 के अंदर, जिसमें इलीगल माइग्रेंट्स जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग हैं, लाइक उसमें मेंशन किया था हिंदू, सिख, क्रिश्चियन जो है, पारसी जो है, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन दे आर द इलीगल माइग्रेंट्स, राइट। तो ये जो, और एक हम रोहिंग्या मुस्लिम्स का भी केस पढ़ते हैं, रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी बोलते हैं, बोट पीपल, ठीक है। और एक हम आसाम जो स्टेट पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उसमें हम आसाम अकॉर्ड का पढ़ते हैं 1985, राइट। तो ये जो 3 केसेस हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, जो धीरे धीरे अमेंडमेंट्स आ रहे हैं और जो करंट आपकी सिचुएशन है उसको भी हम कंसीडर करेंगे कि आज प्रेजेंट में सिटीजनशिप से रिलेटेड चल क्या रहा है। तो इसके लिए मैं आपकी 3rd वीडियो में बनाऊंगी वो चीज, लेकिन आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजंस करेंगे। केसेस जो है, जो करंट सिचुएशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग एक तो आपको एक्वायर कर सकते हो आप सिटीजनशिप, और एक आप टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। एक्वायर आप 5 बेसिस पे कर सकते हो। बेसिकली ये जो एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन है आपको 3 से लेकर 10 तक के सेक्शन में मेंशन्ड है, ठीक है। एक्विजिशन जो है आपके बर्थ से कर सकते हो, बाय बर्थ, जो कि आपके सेक्शन 3 में बताया गया है सिटीजनशिप एक्ट के। बाय डिसेंट कर सकते हो, जो कि आपके सेक्शन 4 में बताया है। नेक्स्ट इज बाय रजिस्ट्रेशन, जो कि सेक्शन 5 में है। नेक्स्ट इज बाय नेचुरलाइजेशन, जो कि आपके सेक्शन 6 में है। एंड नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी,
जो कि आपके सेक्शन 7 में मेंशन्ड है। तो 3, 4, 5, 6, 7 कंटिन्यूएशन में है, ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद बाय टर्मिनेशन, बाय टर्मिनेशन जो है हमको तीन तरीकों से हम लोग अपनी जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। दैट इज बाय रिनाउंसिएशन, बाय टर्मिनेशन दैट इज सेक्शन 9, एंड बाय डिप्रीवेशन इज सेक्शन 10, एंड रिनाउंसिएशन का सेक्शन है 8, 9, 10, ठीक है। इसको कैसे शॉर्ट में याद कर लो, आरटीडी, और इसको कर लो BDRNI, या फिर BDR इन, उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया मैंने बस इसको। तो इसके शॉर्ट फॉर्म से रिकॉग्नाइज करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो आरटीडी और इधर BDR इन, ठीक है। इस तरीके से आप पूरे जो पॉइंट्स है आपके 5 और 3 प्लस जो 5 पॉइंट है और 3 पॉइंट्स है, इनको आप इजीली मेमोराइज कर लोगे। बिकॉज ये जो क्वेश्चन है आपका ग्रेजुएशन ईयर्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है, जुडिशरी के मेंस के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है। और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है 5 to 11, उनसे आपका सिर्फ प्री का क्वेश्चन बनता है। आपको पता होना चाहिए कि 5 से लेकर 11 क्या किस बारे में, और जो उनकी हेडिंग्स है उनके बारे में जो बात करता है वो आपको लर्न होनी चाहिए। और ये जो पॉइंट्स है अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थर्ड टाइम में। नाउ वी आर फर्दर कंटिन्यूइंग विद आवर सिटीजनशिप एक्ट, जिसमें हमने जो फ्लो चार्ट बनाया था एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन का। एक्विजिशन में मैं 5 पॉइंट्स आपको बता चुकी हूं, और उसके अंदर अब हम एक एक पॉइंट को इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है बाय बर्थ। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए BDRNI, ठीक है। तो आपके जो सेक्शन है ऐसे ही हो जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। जो बाय बर्थ की बात कर रहे हैं ये आपका सेक्शन 3 में मेंशन्ड है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के। इसमें बेसिकली आपकी जो कमेंसमेंट डेट है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये 3 डेट्स आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इनको लर्न करना है किस तरीके से, 26 + 1 + 3 एंड JJD, इस तरीके से इसको लर्न करोगे तो इजीली मेमोराइज रहेगी हमेशा। 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1987 एंड 3 दिसंबर 2004। बेसिकली हमने आर्टिकल 5 के अंदर इस डेट से ही, कमेंसमेंट के टाइम से ही हमने सिटीजनशिप को कॉन्सेप्ट को समझा है। तो ये वाली डेट से बाद के जो लोग हैं वो सिटीजन कंसीडर किए जाएंगे, बट बिफोर दिस डेट दैट इज 1 जुलाई 1987, इस डेट से पहले और 26 जनवरी के बाद में, ठीक है। तो आप फर्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिए, अ पर्सन बोर्न इन इंडिया, जो भी बाय बर्थ की बात कर रहे हैं तो बाय बोर्न, ठीक है, ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, इससे पहले की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस पे या इसके बाद में, वो तो आपका सिटीजन कंसीडर किया ही जाएगा, इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। बट बिफोर 1 जुलाई 1987, यहां पे हमने बट यूज किया है, इस डेट से पहले लेकिन, ठीक है, 1 जुलाई 1987। क्लियर हुआ ये फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज, सॉरी, इसके अंदर एक और चीज, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ पेरेंट्स, इसके अंदर आपके जो पेरेंट्स की नेशनैलिटी है वो भी अफेक्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सिचुएशन हुई आपको ये क्लियर हुआ होगा कि भाई अगर पाकिस्तान से या आसपास के कोई कंट्रीज से रेफ्यूजीज भी हमारे यहाँ आ रहे हैं तो पेरेंट्स की नेशनैलिटी को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। यानी अगर कोई रेफ्यूजीज आ गए हैं और उनका जो भी चाइल्ड है वो यहाँ पे उसका बर्थ हुआ है तो उनको इजीली सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए हमने नेक्स्ट लगाया, नेक्स्ट प्रोविजन इनैक्ट किया, दैट इज ऑन एंड आफ्टर 1 जुलाई 1987, यानी इस डेट के बाद में हमने क्या सिचुएशन कंसिडर किया है, तो इस डेट के बाद में और 3 दिसंबर 2004 से पहले, ठीक है, ऑन एंड आफ्टर 1 जुलाई 1987 इज अ सिटीजन, वो सिटीजन होगा इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, अगर उसके पेरेंट्स भी यहाँ के
सिटीजन होंगे तो ही वो सिटीजन कहलाएगा। तो रेफ्यूजीज जो आ रहे थे उनको हमने यहाँ पर हटा दिया। नेक्स्ट इज, अब हम इस डेट की कंसीडर कर रहे हैं, इस डेट तक यहाँ बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004, यानी हमने यहाँ जो सेकंड पॉइंट में कवर किया वो इस डेट तक कवर किया था, 3 दिसंबर 2004 तक, ठीक है। और अब हम इसके बाद की बात कर रहे हैं, ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004। तो 2004 के बाद जितने भी पर्सन्स होंगे उनको इज कंसिडर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो सारे इंडियन सिटीजन्स ही कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन उसमें 2 कंडीशंस आपकी लगाई हैं ओनली, ठीक है। वो कंडीशंस क्या है? ओनली इफ बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें ओनली के बाद लिखे इफ बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो, और इफ वन ऑफ हुज पेरेंट्स is a citizen of India and the other one is not an illegal migrant and other is not an illegal migrant, या तो दोनों पेरेंट्स जो हो वो सिटीजन्स हो इंडिया के, या फिर कोई भी एक पेरेंट हो वो सिटीजन हो इंडिया का और जो दूसरा पर्सन है, ठीक है, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अब इलीगल माइग्रेंट जो वर्ड है इसकी डेफिनेशन आपको सिटीजनशिप एक्ट के अंदर ही मिलती है, वो मेंशन्ड है आपके सेक्शन 2(1)(b) के अंदर। इसमें दे रखा है कि भाई 2 कंडीशन है, एक तो विथ वैलिड पासपोर्ट एंड विदाउट वैलिड पासपोर्ट। विदाउट वैलिड पासपोर्ट की बात करते हैं कि जिस पर्सन के पास इंडिया से के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे यहाँ पे हमारे आज की जो तारीख में चलते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, वीजा और जो क्या नाम है पासपोर्ट जो बनता है, अगर किसी पर्सन के पास पासपोर्ट नहीं है तो वो इजीली आपका इलीगल माइग्रेंट बन जाता है, ठीक है। बट इफ अ पर्सन होल्ड्स अ वैलिड पासपोर्ट, लेकिन मान लीजिए उसको 3 मंथ्स का ही परमिट मिला है इंडिया में रहने का, बट वो 3 मंथ्स से ज्यादा एक्सीड करके रह रहा है, दैट इज 4 मंथ्स रहने लग गया, तो ये जो 1 मंथ का टाइम पीरियड होगा उसके अंदर वो एक इलीगल माइग्रेंट के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाएगा, जस्ट बिकॉज उसका जो परमिट है इंडिया में रहने का वो खत्म हो चुका है, ठीक है। ही इज विथ वैलिड पासपोर्ट बट परमिट हैज एक्सपायर्ड, तो वो भी इलीगल माइग्रेंट कंसिडर हुआ होगा, कंसिडर किया जाएगा। आई होप ये आपको बाय बर्थ वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग विद बाय डिसेंट। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक ऑफ एक्विजिशन इज बाय डिसेंट। इसके अंदर हम ये वाला टॉपिक यहाँ ले रहे हैं, बाय बर्थ हम देख चुके हैं, बाय डिसेंट अब हम डील कर रहे हैं। बाय डिसेंट आप हर जगह पढ़ते हैं बाय डिसेंट, ठीक है, डिसेंडेंट्स जो होते हैं हिंदू लॉ में भी पढ़ते हैं। तो डिसेंट का जो मीनिंग होता है हिंदी में लेके चलिए वंश परंपरा, ये आपके सेक्शन 4 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आपके 3 डेट्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही 3 डेट्स हमने बाय बर्थ में पढ़ी थी और यहाँ पर भी अब हम 3 डेट्स पढ़ रहे हैं। तो 26 जनवरी 1950 ये हमारी डेट ऑफ कमेंसमेंट है। नेक्स्ट इज 10 दिसंबर 1992 एंड 3 दिसंबर 2004, ठीक है। ये 3 डेट्स आपकी है, इसको लर्न कैसे करेंगे? 26 + 10 + 3 एंड JDD, जनवरी दिसंबर। डिसेंट का मतलब है कि आप जो आपका पीछे से जो आपके वंश चला आ रहा है उससे आप अपनी सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन उस चाइल्ड की बात हो रही है जो बॉर्न हुआ है आउटसाइड इंडिया, लाइक किसी फॉरेन कंट्री में बॉर्न हुआ है, बट उसके फादर या मदर जो भी इंडिया के सिटीजन्स है
उनके बेसिस पर वो इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। तो ये जो पॉइंट्स है उसमें हम ये चीज डिस्कस करेंगे। लाइक आप लिखिए बॉर्न आउटसाइड इंडिया, और ये जो डेट्स है आपकी, तो 26 जनवरी के बाद की बात कर रहे हैं, ऑन एंड आफ्टर, और 10 दिसंबर से पहले। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा यही कहता है ऑन एंड आफ्टर, ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, बट बिफोर 10 दिसंबर 1992 वो उस पर्सन का स्टेटस क्या होगा, इज अ सिटीजन बाय डिसेंट, वो सिटीजन होगा डिसेंट से। इफ हिज फादर वॉज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर उसके फादर इंडिया के सिटीजन है तो उसको भी सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। और फादर वॉज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसके बर्थ के टाइम पर फादर सिटीजन होने चाहिए। अब आप ये देख रहे हैं कि 1950 से लेकर 1992 इतना लंबा गैप हो गया है। ठीक है, इतने इयर्स का गैप है, तो इस बीच में अमेंडमेंट लेके आए हैं हम कि क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ फादर को कंसीडर किया है, मदर को कंसीडर नहीं किया है, तो हम 1992 के अंदर अमेंडमेंट लेके आए जेंडर न्यूट्रलिटी का। ठीक है, जिसमें हमने फादर और मदर दोनों को कंसीडरेशन किया। तो सेकंड पॉइंट जो हमारा बात करता है वो 10 दिसंबर 1992 के बाद की बात कर रहा है, ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992 वो भी सिटीजन होगा, लेकिन इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है, यानी दोनों पेरेंट्स की बात हो गई, इधर मदर और फादर, इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। गॉट इट? ये क्लियर हुआ चीज। नाउ आवर थर्ड पॉइंट, हमारी थर्ड डेट है 3 दिसंबर 2004। अब 1992 के बाद के जितने भी लोग हैं वो इस वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, और 3 दिसंबर से पहले वाले, ठीक है, वो इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। अब 3 दिसंबर के बाद वाले जो लोग हैं, फ्रॉम 3 दिसंबर 2004 ऑनवर्ड्स, उसके बाद के जो लोग हैं वो तो सिटीजन होंगे ही, वो सिटीजन नहीं होंगे, सॉरी फॉर दैट। फ्रॉम 3 दिसंबर 2004 ऑनवर्ड्स अ पर्सन बोर्न हु इज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया बोर्न हुआ है, शेल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन नहीं कहलाएगा बाय डिसेंट। ठीक है, बाय बर्थ के अंदर तो हम उसको सिटीजन कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है हम उस जो भी बाहर बॉर्न हो रहा है उसको हम सिटीजन नहीं कंसीडर कर रहे हैं डिसेंट के थ्रू। नाउ अनलेस, इसके अंदर भी 3 कंडीशंस लगाई हैं, अनलेस उन कंडीशंस को देखते हैं। वो कंडीशंस आपकी क्या कहती है कि भाई अगर आप 3 दिसंबर के बाद बॉर्न हुए हो तो आप वैसे तो सिटीजन नहीं हो हमारे इंडिया कंट्री के, बट आप हो सकते हो अगर आप 3 कंडीशंस फुलफिल करते हो। वो क्या कि आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी विद इन 1 ईयर के अंदर, विद इन 1 ईयर। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, कि दैट आपको रजिस्ट्रेशन के पास लगानी पड़ेगी इंडियन कंस्युलेट के पास, जो आपका इंडियन कंस्युलेट है उसके पास आपको विद इन 1 ईयर के अंदर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, और ये परमिशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। अगर ये 1 ईयर का पीरियड जो है वो आपका एक्सपायर हो जाता है, अगर ये 1 ईयर का पीरियड आपका एक्सपायर हो गया है तो आपको परमिशन भी लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। गॉट इट? पहली तो आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी विद इन 1 ईयर के अंदर इंडियन कंस्युलेट के पास। दूसरा, सेकंड पॉइंट ये है कि भाई अगर 1 ईयर का जो पीरियड है आपका वो एक्सपायर कर जाता है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी उस एप्लीकेशन के लिए। थर्ड पॉइंट इज, आप एक अंडरटेकिंग मांगोगे जो माइनर चाइल्ड है उसके पेरेंट्स से, क्या? दैट ही डज नॉट होल्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, किसी और कंट्री की आपके पास सिटीजनशिप नहीं है। ये आप अंडरटेकिंग आप मांगोगे पेरेंट्स से।
और ये जो अंडरटेकिंग होगी वो इन राइटिंग होगी। गॉट इट? क्लियर हुआ ये चीज, डिसेंट वाला पॉइंट। अब हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे, बाय नेचुरलाइजेशन। सॉरी, थर्ड पॉइंट इज आर registration, BDR, by registration. Now our third point is by registration, that is mentioned in section 5 of the Citizenship Act 1955. ठीक है, इसके अंदर ये प्रोविजंस हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी इफ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। जो भी पर्सन है उसको ये फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस अगर वो फुलफिल कर रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे। एंड नाउ व्हाट आर दीज क्वालिफिकेशंस? तो पहले आप लाइन लिखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एप्लीकेशन register any person as citizen of India if he belongs to any of the following qualifications. Now, what is the qualification? First is person of Indian origin who is ordinarily resident, जो यहाँ पर इंडिया में ordinarily resident है, पहले से रह रहा है for 7 years. सबसे पहले पॉइंट में ordinarily resident आप मार्क करेंगे, ठीक है, for 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी 7 साल पहले से वो यहाँ पर रह रहा है इंडिया के अंदर। सेकंड इज पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। अगर वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है किसी और कंट्री में आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो भी वो यहाँ पर एप्लीकेशन लगा सकता है। और आउटसाइड इंडिया जो बात कर रहे हैं वो हम अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट इज अ पर्सन हु इज मैरिड, जिसकी शादी हुई है इंडियन सिटीजन से। अ पर्सन हु इज मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। एक तो शादी कर रखी है, प्लस आपने जो शादी करने के बाद आप 7 years तक यहाँ पर रह रहे हो बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, राइट? गॉट इट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट। ये सारी क्वालिफिकेशंस आपको फुलफिल करनी है बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। क्वालिफिकेशंस का फोर्थ पॉइंट है माइनर चाइल्ड से रिलेट करता है। मेंशन कीजिए फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ऑफ द क्वालिफिकेशन इज माइनर चिल्ड्रंस जो होंगे ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भी अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिफ्थ पॉइंट इज अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो भी पर्सन है फुल एज और कैपेसिटी का, जिसके पेरेंट्स यहाँ पर इंडिया में के अंदर रजिस्टर्ड है, वो भी अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉर गेनिंग और एक्वायरिंग द सिटीजनशिप। सिक्स पॉइंट इज अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है, या तो वो खुद या उसके कोई पेरेंट वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो पहले सिटीजन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है, एंड हैज बीन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 1 year, और 1 साल तक वो इंडिया में रहे भी है immediately before making an application for registration। जो एप्लीकेशन लगाने से पहले वो यहाँ पर 1 साल पहले से रह चुके हैं और इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। नाउ 7th point of qualification is a person of full age and capacity। 7th point लिखिए, a person of full age and capacity who has been registered, जो रजिस्टर हो रखा है एज एन ओवरसीज सिटीजन, एज एन ओवरसीज सिटीजन, ठीक है।
ऑफ इंडिया फॉर 5 years, 5 साल के लिए टाइम पीरियड है यहाँ पर फॉर 5 years एंड हैज बीन रिजाइडिंग इन इंडिया, और जो रह भी रहा है इंडिया के अंदर, हु हैज बीन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 1 year, रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 1 year बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को लगाने से पहले भी वो 1 साल पहले से यहाँ पर रह रहा हो। तो 7 पॉइंट्स जो है वो हमारे क्लियर हो चुके हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर में, ठीक है। थैंक यू। Our fourth topic of acquiring citizenship under Citizenship Act is by acquiring by naturalization, that is mentioned under section 6। इसमें बेसिकली आपका ये मेंशन किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपको अगर जो भी पर्सन है वो फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस आपकी फुलफिल करता है, जो पॉइंट्स हम देखेंगे उसके अंदर आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जा सकती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन grant a certificate of naturalization to any person if he possesses the following qualifications। Now, what are those qualifications? First is, अगर किसी कंट्री के सिटीजन को प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है, अगर हमारे कंट्री के सिटीजन को किसी और कंट्री के अंदर प्रिवेंट कर दिया जाएगा, तो उस कंट्री के सिटीजन को हम अपने कंट्री में भी सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे। लाइक he is not the subject or citizen of any country where citizens of India are prevented। जहां हमारे citizens को रोक दिया जाएगा तो हम उस कंट्री के सिटीजन को भी सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे। are prevented from becoming subjects or citizens of that country by naturalization। क्लियर हुआ ये पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज renounces other citizenship, where any person renounces this citizenship of any other country on in the event of his application for Indian citizenship is being accepted, तो उसको by naturalization के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपकी सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी, इंडिया की सिटीजनशिप। नाउ थर्ड पॉइंट इज नेचुरलाइजेशन में थर्ड पॉइंट है दैट ही हैज आइदर रिजाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। या तो वो इंडिया के अंदर रह रहा हो या फिर सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट में हो। तो ये जो कंडीशन है पार्टली वन और पार्टली अनदर, कि या तो ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा हो या फिर ये वाली, ठीक है, पार्टली वन और पार्टली अनदर, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी होनी चाहिए जब आप एप्लीकेशन लगा रहे हो नेचुरलाइजेशन की। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 months, जो 12 महीने का पीरियड है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब भी आप एप्लीकेशन लगाओगे उससे पहले 12 months पहले के से आप यहाँ इंडिया में रह रहे हो और आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में भी हो, तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हो नेचुरलाइजेशन के। नाउ फोर्थ पॉइंट इज ड्यूरिंग द 14 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सेट पीरियड ऑफ 12 months। ये जो 12 months का पीरियड हमने यहाँ कंसिडर किया है, उससे पहले आप 14 साल तक, ठीक है, उससे पहले के जो 14 years है, 12 months पहले से आप यहाँ इंडिया में रिजाइड कर रहे हो और बीन इन द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया ये चीज? ये जो 12 months का पीरियड है, उससे पहले के जो 14 years है, उसमें आप इंडिया में रह रहे होने चाहिए, और या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में है उसमें आप होने चाहिए, ठीक है। और ये जो 14 years का जो पीरियड है, इसमें एग्रीगेट में आप नॉट लेस देन 11 years, यानी अगर मैं एग्रीगेट की बात करूं तो 11 साल से कम का तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे आपको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। नाउ फिफ्थ पॉइंट है इफ ही हैज अ गुड कैरेक्टर, अगर वो पर्सन गुड कैरेक्टर का है तो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपको नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे सिटीजनशिप ग्रांट कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, अगर उस पर्सन के पास जो 8th शेड्यूल के अंदर हमारे लैंग्वेजेस मेंशन है, उनके अच्छे से नॉलेज है, हैविंग एन एडिक्वेट नॉलेज,
having an adequate knowledge of the languages mentioned in schedule 8 of the schedule 8 of constitution. ठीक है. Now next is after getting the, जब आपको सर्टिफिकेट मिल गया है नेचुरलाइजेशन का, तो आपका ये इंटेंशन होना चाहिए कि आप इंडिया में ही रिजाइड करना चाहते हो. आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन, द पर्सन इंटेंड्स टू रिजाइड इन इंडिया. द पर्सन intends to reside in India. Got it? क्लियर हुआ ये चीज. लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपकी ये वाली जो कंडीशंस, आपकी जो 7 पॉइंट्स जो नेचुरलाइजेशन में मेंशन्ड है, वो आपके सारे वेव ऑफ कर देगी. वो किस बेसिस पे? अगर वो पर्सन जो है साइंस, आर्ट, फिलोसफी, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस के बेसिस पर वो एक डिस्टिंग्विश्ड सर्विस यहाँ पर इंडिया में रेंडर कर रहा है. ठीक है, तो आप उसका पॉइंट लिखे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया may waive all or any of the conditions. जो भी, या तो सारी वेव कर देगी या फिर कोई भी एक वेव करेगी. any of the conditions for naturalization. ठीक है, in case a person has rendered distinguished services in India. अब के वो कंडीशंस क्या है, वो सर्विसेज क्या है? लाइक आप साइंस में अपना योगदान दे रहे हो, मेंशन करो यहाँ पे. साइंस, आर्ट, फिलॉसफी, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस, ह्यूमन प्रोग्रेस और ह्यूमन राइट्स भी बोल सकते हो आप. राइट, ये आपके 6 पॉइंट्स हो गए हैं. साइंस, आर्ट, फिलोसफी, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस एंड ह्यूमन राइट्स. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बात कर रहा है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है ऑफ एक्वायरिंग और एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप के अंदर. 5th पॉइंट, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, सेक्शन 7. नाउ लास्ट पार्ट है हमारा एक्विजिशन का, दैट इज 5th पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जो कि सेक्शन 7 में मेंशन्ड है. इसके अंदर ये दे रखा है कि अगर आप किसी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बनाते हो, तो उसके जितने भी सिटीजन्स होंगे उनको आपको सिटीजनशिप एक्ट के तहत आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी. जैसे कि हमने पौंडीचेरी को, गोवा को, इन सारे जो छोटी छोटी टेरिटरीज थी हमारे आसपास, जो दमन एंड दीव, इन सबको एक्वायर किया था, जो कि हमने आर्टिकल 3 के अंदर पढ़ा था, एक्वायर्ड टेरिटरीज. उन फॉरेन टेरिटरीज को जब हमने इंडिया का पार्ट बना लिया है, तो उनके जो सिटीजन्स हैं उनको हमने सिटीजनशिप ग्रांट करी. ठीक है, तो उसमें पॉइंट मेंशन कीजिए, इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करेगी कि किस किस पर्सन को सिटीजन बनाना है. स्पेसिफाइज द पर्सन हु अमंग द पीपल ऑफ टेरिटरी शैल बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया. वो कौन से लोग होंगे जो सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे. एंड सच पर्सन्स बिकम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द नोटिफाइड डेट. और जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करेगी, उस डेट से वो सारे लोग आपके इंडिया के सिटीजन्स बन जाएंगे. ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे पौंडीचेरी का है एग्जाम्पल. जब पौंडीचेरी बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, और ठीक है, जब हमने
हमने जब पौंडीचेरी को इंडिया का पार्ट बनाया तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 अंडर द सिटीजनशिप एक्ट। इस ऑर्डर के तहत पौंडीचेरी के जितने भी लोग थे वो सारे हमारे इंडिया के सिटीजन्स हो गए। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनेशन। ठीक है, एक्विजिशन के अंदर हमने 5 पार्ट्स कर लिए हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब हम टर्मिनेशन की बात करेंगे कि हम कैसे इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं। तो इसमें हम 3 पॉइंट्स करेंगे, बाय डेप्रीवेशन, बाय रिनाउंसिएशन एंड बाय टर्मिनेशन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है बाय रिनाउंसिएशन, बिकॉज ये आपके सेक्शन 8 में मेंशन्ड है। ठीक है, यहाँ पे हम टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, RTD, राइट। तो हम सबसे पहले R को ले रहे हैं, बाय रिनाउंसिएशन। रिनाउंस कैसे कर सकते हैं? रिनाउंस का जो हिंदी मीनिंग होता है उसको बोलते हैं त्याग करना, यानी आप त्याग खुद से कर सकते हो अपनी सिटीजनशिप को। इफ अ पर्सन हैज मेक अ डिक्लेरेशन, अगर किसी पर्सन ने एक डिक्लेरेशन किया है कि वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर रहा है, त्याग रहा है, रिनाउंसिंग इंडियन सिटीजनशिप। गॉट इट? क्लियर हुआ ये चीज? बहुत इजी सा है। रिनाउंसिएशन का वर्ड जो है उसको त्याग बोलते हैं, जब एक पर्सन खुद से डिक्लेरेशन मेक करेगा कि भाई मैं अपनी जो भी सिटीजनशिप है उसको छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट इज बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन एक वर्ड है जो है आपने सेकेंड पॉइंट इज बाय टर्मिनेशन। सेक्शन 9 जो है सिटीजनशिप एक्ट का, वो आपको बाय टर्मिनेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम भी टर्मिनेशन है और उसी के अंदर 3 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि भाई टर्मिनेशन दो बार आ रहा है। ठीक है, ये टॉपिक है टर्मिनेशन, उसी के अंदर एक पॉइंट भी है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का जो वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग है खात्मा करना। ठीक है, ये आपको एक और चीज याद दिला दूं कि आईपीसी के अंदर जो हम 312 सेक्शन पढ़ते हैं कॉजिंग मिसकैरेज वाला, उसके अंदर भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की बात कही गई है। ठीक है, तो अगर नहीं याद रहे तो कोरिलेट कर लेना। ठीक है, लेकिन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीसी इज लिटिल बिट डिफरेंट एंड यहां हम सिटीजनशिप के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अब टर्मिनेट कैसे होगी? जब एक इंडियन सिटीजन वॉलेंटरीली, कॉन्शियसली या नोइंगली, कैसे भी, है ना, या तो वॉलेंटरीली, कॉन्शियसली या नोइंगली, जानबूझकर एक्वायर करता है सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? जब आपने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली तो आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज बाय डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपकी सिटीजनशिप खुद टर्मिनेट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ये पावर। सेक्शन 10 आपको इसके बारे में बताता है, तो इसके अंदर लिखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। किस ग्राउंड्स पे होंगी? इसके 5 ग्राउंड्स हैं। वो ग्राउंड्स ये है कि अगर कोई पर्सन फ्रॉड कमिट कर रहा है, ठीक है, इफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, like if a citizen of India has committed fraud,
अगर कोई पर्सन फ्रॉड कमिट कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद टर्मिनेट कर देगी। या फिर कोई पर्सन जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो प्रोविजंस है, ठीक है, उनके अगेंस्ट डिसलॉयल्टी शो कर रहा है, शोन डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज, या फिर किसी पर्सन ने ट्रेड किया है विथ अ एनिमी कंट्री, कम्युनिकेटेड और अनलॉफुली ट्रेडेड विथ एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर। जब वॉर चल रही है तो हमने कम्युनिकेट किया है और अनलॉफुली ट्रेड कर लिया है उस कंट्री के साथ जिसके साथ हमारी दुश्मनी है और हम एट वॉर है उस कंट्री के साथ, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर देगी। नेक्स्ट इज, विदिन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जो हम रजिस्ट्रेशन पढ़ते हैं एक्विजिशन के अंदर, वो वाला रजिस्ट्रेशन है, तो 5 साल के रजिस्ट्रेशन में, और नेचुरलाइजेशन, ठीक है, जब आपको बाय रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो आपको सिटीजनशिप मिली है उसके 5 साल के अंदर आप इम्प्रिजन्ड हो गए हो, ठीक है, आपको जेल हो गई है फॉर 2 years। अब 5 साल में से 2 साल तो आप जेल में ही रह लियो, तो आपकी जो टर्मिनेशन हो जाएगा सिटीजनशिप का, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देगी। या फिर एक लास्ट पॉइंट और है, दैट मार्क इट 5th पॉइंट, राइट, सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years। या फिर कोई पर्सन जो है वो इंडिया के बाहर रह रहा है जाके, और उसको रहते रहते उस कंट्री में 7 years हो चुके हैं, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी जो सिटीजनशिप है उसको डिप्राइव कर देगी और टर्मिनेट कर देगी। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है आपका सिटीजनशिप का वो एंड होता है। तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कंक्लूड करने से पहले, ताकि आपने जो जो पढ़ा है आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। हमने आर्टिकल 5 to 11 करे कॉन्स्टिट्यूशन के। 5 आर्टिकल जो है वो आपका कमेंसमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है, राइट्स ऑफ सिटीजन। TIFP, टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो भी सिटीजनशिप के राइट्स होंगे टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इसी तरीके से इनको याद करोगे तो इजीली मेमोराइज हो जाएंगे। आर्टिकल 7 इज TP। आर्टिकल 8 जो है वो ओवरसीज सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। आज हमने 9, 10 और 11 आर्टिकल्स देखे, ठीक है। जो आपका आर्टिकल 9 है, 11 जो है वो आपका पार्लियामेंट से के रिगार्डिंग बात करता है। 10 जो है वो आपका कंटिन्यूएंस ऑफ द सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, और 9 जो है आपका फॉरेन स्टेट के बारे में बात करता है, ठीक है। अगर कोई जो भी पर्सन है वो फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेगा तो भी आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो रिनाउंस हो जाएगी। 10 के अंदर कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप की बात हुई है, और 11 के अंदर पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन वो फॉलो किया जाएगा। फिर हमने एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन की बात करी है। एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन में हमने 5 पॉइंट्स डील करे हैं। वो है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। इनको हमने एक एक करके डिटेल में समझा है कि किन बेसिस पर क्या क्या कंडीशंस होंगी जो कि इन बेसिस पे आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएंगी। और टर्मिनेशन के बेसिस पे हमने 3 कंडीशंस देखी हैं, दैट इज बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रीवेशन। ये आपके पूरे सेक्शन 3 से लेकर 10 तक आ गए हैं। आई होप आपको ये सब पूरा जो सिटीजनशिप का टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग सिटीजनशिप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने कुछ गेन किया है, नॉलेज एक्वायर करी है,
और कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको अब मेरे साथ अपनी स्टडीज करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और अपनी स्टडीज जो है जुडिशरी के वो करते रहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।